में। और हम जो है फटाफट से पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं। ये हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है और आज हमारी इस सीरीज की थर्ड क्लास है। पहली क्लास में हमने पढ़ा था संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के बारे में, ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ और प्रस्तावना के बारे में। हमारी ये दो क्लासेस हो चुकी हैं और दोनों ही 10 मिनट्स के आसपास की हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, वो रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। और वो सारी क्लासेस आपकी PYQ बेस्ड है। ठीक है जी, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए, अगर रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, आप देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे की बातें, संघ, क्षेत्र और राज्य और नागरिकता। आज हम ये दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हम थोड़े आर्टिकल पढ़ेंगे। यहाँ से आर्टिकल से स्टार्ट हो गए हैं आपके, क्योंकि सारे आर्टिकल एक साथ याद करना पॉसिबल नहीं है। तो आप थोड़े थोड़े इन टॉपिक्स के साथ याद कर सकते हो और कुछ हम बेसिक देखेंगे आज। तो बात करते हैं, इस संविधान में जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। पहला क्वेश्चन आपका यही हो गया है। आपका क्वेश्चन आता है कि भारत जो है राज्यों का क्या है। तो राज्यों का क्या है? संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये रिवीजन सीरीज है, इसलिए फटाफट फैक्ट्स हम पढ़ते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी। भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कई एग्जाम्स में पूछा गया यूपी के, कि भारतीय संविधान का जो ढांचा है वो आपका संघीय है, अर्ध संघीय है, इस टाइप से ऑप्शन आते हैं। ठीक है, याद रखना संघीय। आगे, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये जो आपको लाइन लिखी हुई है ना कि भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है, तो इसका जो एक तरीका से जो अर्थ निकलता है वो दूसरा जो है वो ये है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है हमारे यहाँ पे भारत में। राज्य जो है संघ के अधीन ही रहते हैं। राज्यों से मिलकर ही भारत जो है एक संघ बना हुआ है, जो लाइन हमने पहले पढ़ी थी कि संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं जी। आर्टिकल नंबर 1 आ गया आपका। आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। और आज के टाइम पे हमारे जो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 2 बोलता है, देखो ये थोड़ा आर्टिकल 2 और 3 थोड़ा समझने की बात है, ये कई बार समझ में नहीं आता है। आर्टिकल 2 बोल रहा है नए राज्यों को संघ में शामिल करना और नए राज्यों को स्थापित करना। अब ये जो नए राज्य हैं, ये इन नए राज्यों का जो अर्थ है वो है जो भारत का हिस्सा नहीं है। यानी कि वर्तमान में जो भारत के हिस्सा नहीं है, अगर किसी देश का या कोई और पार्ट भारत में शामिल किया जाता है तो वो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने डाला हुआ है, सिक्किम जो है 1975 से पहले भारत का हिस्सा नहीं था। तो आर्टिकल 2 के अनुसार सिक्किम जब भारत का हिस्सा बना तो आर्टिकल 2 में आएगा। 36वां संविधान संशोधन, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है आपका? भारतीय संघ संघ के नए राज्यों का निर्माण करना। अब देखो, जो आर्टिकल 2 है वो बात करता है जो राज्य भारत के हिस्सा नहीं है, और आर्टिकल 3 बात करता है जो भारत के हिस्से हैं उन्हीं में। अब या तो एक राज्य से कुछ क्षेत्र हटाकर दूसरा राज्य बनाना, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों से एक नए राज्य का निर्माण करना, या फिर किसी राज्य का नाम या सीमाओं में चेंज करना, या फिर किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटाना या बढ़ाना। अगर ये सब काम होते हैं भारत के अंदर तो वो आपका आर्टिकल 3 के अंदर आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि उत्तराखंड आपका यूपी से अलग होकर, ठीक है, यूपी से अलग होकर बनाया गया उत्तराखंड। तो ये आपका भारत के अंदर ही था ना, यूपी उसी से अलग होकर उत्तराखंड बना है। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों आर्टिकल्स में अंतर पता चल गया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 4, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 बोलता है कि ये जो ऊपर के दो आर्टिकल है, यानी कि आर्टिकल 2 और 3 में अगर हम कोई के अकॉर्डिंग अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं तो उसे संसद साधारण बहुमत के द्वारा कर सकती है, उसको संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऊपर के दोनों इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आगे जो कुछ बेसिक चीजें थी जो कि उनके बारे में बात कर लेते हैं। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था?
ये क्वेश्चन एग्जाम्स में इतनी बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आपका आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953। ठीक है जी। और ये क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको मैंने लिखा है, राज्य पुनर्गठन आयोग। जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो उसके बाद जो है राज्यों को पुनर्गठित किया गया था, तो उनके लिए अलग अलग आयोग बनाए गए थे। तो ये दो आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे मांग की जा रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए। तो सरकार ने ये देखने के लिए क्या ये ठीक रहेगा या नहीं, कुछ आयोग बनाए और उन आयोग ने फिर अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर फैसले लिए गए। तो पहला जो आयोग बनाया गया था, एस के धर आयोग, 1948 में। इनसे कहा गया कि भाई आप हमें ये रिपोर्ट दो कि क्या भाषा के आधार पर हमें राज्यों को बनाना चाहिए। तो एस के धर आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें बताया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए लोगों ने आंदोलन और ज्यादा तेज हो गए, उग्र हो गए। और फिर बाद में जब आगे बढ़ते हैं, फजल अली आयोग, एक और आयोग का गठन किया गया। उसका गठन दिसंबर 1953 में हुआ। ये जब हुआ था जब जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का गठन हो गया था, क्योंकि वहाँ के एक बहुत ही जाने माने नेता थे, वो जो है भूख हड़ताल पे बैठ गए थे और उनकी मौत हो गई थी। उसकी वजह से लोग उग्र हो गए थे। तो फिर सरकार को उनकी ये बात माननी पड़ी थी और आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर बनाना पड़ा था। जब आंध्र प्रदेश बन गया तो लोगों ने और ज्यादा अपनी बात उठानी शुरू करी कि भाई जब आंध्र प्रदेश बन गया तो हमारे राज्य क्यों नहीं बन सकते हैं। तो जी फिर से एक आयोग बिठाया गया, फजल अली आयोग, 1953 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में, और इन्होंने भी कहा कि एक भाषा के आधार पर एक राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। बस आप ये दो ऐसे याद रख लो कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए जो पहला आयोग बनाया गया था कौन सा था, एस के धर आयोग, 1948, और दूसरा था फजल अली आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1956 में ये जब सब चीजें हो चुकी थी तो उसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है शुरुआत में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट थे। पुदुचेरी जो है उस पर फ्रांस का कब्जा हुआ करता था। ठीक है जी। तो उसको एक समझौते के द्वारा 1954 में पुदुचेरी को फ्रांसीसियों से आजाद करा लिया गया था। और उसके बाद गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का शासन था। ठीक है जी। वो जो है इनको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। तो फिर भारत की सरकार ने वहां पर सैन्य अभियान चलाया। उसके बाद गोवा, दमन और दीव को उनसे आजाद कराया 1961 में। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और सिक्किम की अभी हमने बात की थी कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। 35वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में ये भारत का 22वां राज्य बना था। आगे बढ़ते हैं जी। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, स्किप नहीं करना। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, चाहे तो आप अगर आपके पास पीवाई की बुक है तो देख लेना, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। आगे बात करते हैं। तो अभी जो है 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है जी। ये आप एक बार फटाफट से देख लेना, ये हमारी शॉर्ट सीरीज चल रही है रिवीजन वाली, तो इसमें मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी। ये था, हमने अब तक ये पढ़ा है। और हमारा आज का जो सेकंड टॉपिक है वो है अब नागरिकता। नागरिकता अभी आपका छोटा सा टॉपिक है। इसमें जो है मतलब इसमें मोस्टली टाइम तो ये पूछा जाता है कि ये कौन से भाग में आती है। भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। अब फटाफट से पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 5, संविधान लागू होने पर नागरिकता। इसमें ये बताया गया था कि जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम जो भी लोग देश में थे उनको भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी। आर्टिकल 6, ये दो याद कर लेना, 6 और 7। आर्टिकल 6 में बात करते हैं जो लोग 1947 के बाद पाकिस्तान से भारत में आए थे उनकी नागरिकता को लेकर कुछ कुछ रूल्स बनाए गए थे। ठीक है जी। आर्टिकल 7, 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान गए उनकी नागरिकता को लेकर कुछ नियम थे। आर्टिकल 8 बात करता है एनआरआई की, जो लोग हैं तो हमारे देश के लेकिन विदेश में रह के काम करते हैं, एनआरआई। आर्टिकल 9, किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर आप ले लेते हो तो हमारे देश की नागरिकता आपसे छीन ली जाती है या वो स्वयं ही खत्म हो जाती है। आर्टिकल 9।
और आर्टिकल 11, नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून या उसमें कोई भी संशोधन या कोई भी चीज होती है तो वो कौन कौन कर सकती है? संसद। ठीक है जी। ये थे आपके आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की नागरिकता से जो रिलेटेड है। भारत में इकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। यानी कि आप अगर भारत में रह रहे हो तो आप कोई से भी स्टेट में रहो, आपको भारत की नागरिकता मिलती है। लेकिन यूएसए में क्या होता है, आपको दोहरी नागरिकता मिलती है, एक तो अमेरिका की और आप एक वहाँ जिस भी स्टेट में रहते हैं उसकी। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, अभी अभी हम यहीं पे बात करते हैं भारत में हमको एकल नागरिकता प्राप्त है, इकहरी नागरिक। आगे बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें जो है ये बताया गया है कि आप भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं और आपकी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, वो कैसे समाप्त हो सकती है। तो बात करें 26 जनवरी 1950 तक जो भी लोग भारत में थे उनको भारत की नागरिकता प्रदान की गई। अगर विदेश में जन्म लेने पर भी अगर आपके माता पिता विभाजन से पहले भारत में जन्मे हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। 1986 के बाद व्यक्ति के जन्म के समय, यानी कि जिसको नागरिकता चाहिए, व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। या अगर आप 7 वर्ष तक भारत में रहे हो, नागरिकता के लिए अप्लाई करने से पहले आप किसी और देश के नागरिक हो तो आपको कम से कम 7 वर्ष भारत में रहे हो आप। अगर आपने भारत के किसी नागरिक से शादी की है उस वाले मामले में भी आपको 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा, उसके बाद नागरिकता मिल जाएगी। एक अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है और वो बाहर रह रहा है और वो भारत की नागरिकता चाहता है तो उसको भी नागरिकता मिल सकती है। ये क्वेश्चन भी है, ये वैसे यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया है कि अब तक नागरिकता अधिनियम में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो 6 बार हो चुका है। ठीक है जी। और ये थे कि हमें नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। अब समाप्ति, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत आपकी नागरिकता छीन लेता है, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ठीक है। या अगर आप स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्यागना चाहते हैं क्योंकि आप किसी और देश में जाना चाह रहे हो, वहां की नागरिकता लेना चाह रहे हो, और या फिर आप कोई ऐसा कार्य कर देते हो जो देश के विरुद्ध है, ठीक है, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो ये थे आज के आपके 2 टॉपिक। इनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठो, पॉलिटी से आप इनमें से क्वेश्चन मिलेगा। और आप चाहो तो पीवाई क्यू क्वेश्चंस होते हैं, उनमें चेक कर लेना, आपको इनमें से मोस्टली जो चीज़ें यहाँ मिलेंगी वो पीवाई क्यू बेस्ड ही हैं। ठीक है जी। तो आपको आज की क्लास कैसे लगी उसके बारे में बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एग्जाम से पहले आपका पूरा रिवीजन करा दूंगा मैं पॉलिटी का। ठीक है जी, थैंक यू।